हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रपति के सेशन के करेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि यह रिवीजन सेशन चल रहा है। तो यहाँ कहता है भाग 5 आपका जो है 52 से लेकर 151 तक है। इसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और सीएजी आता है। कार्यपालिका की बात करें तो 52 से लेकर 78 तक, विधायिका की बात करें तो 79 से 123 तक, और न्यायपालिका जुडिशरी की बात करें तो 124 से 147 तक, और सीएजी की बात करें तो 148 से 151 तक। उसके बाद चलते हैं आगे। राष्ट्रपति 52 से लेकर इसमें कार्यपालिका में जैसे आ जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, एजी और भारत सरकार के कार्य। राष्ट्रपति 52 से लेकर 62 तक, उपराष्ट्रपति 63 से लेकर 73 तक, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद 74 एवं 75 आर्टिकल में है, एजी आर्टिकल 76 में है, और भारत सरकार के कार्य जो है आपका 77 एवं 78 में है। उसके बाद आगे चलते हैं। संघ की कार्यपालिका में जैसे 52 से 78, राष्ट्रपति 52 से 62, उपराष्ट्रपति 63 से 73, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद 74 एंड 75, एजी 76, और भारत सरकार के जो कार्य है आपका वो 77 एवं 78 में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं राष्ट्रपति। यहाँ से आपका राष्ट्रपति शुरू होता है और थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि रिवीजन सेशन चल रहा है। राष्ट्रपति आपका 52 से लेकर 62 तक है। राष्ट्रपति का जो पद का नाम लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है, लेकिन पद की शक्ति जो है ब्रिटेन से लिया गया। पद का नाम लिया गया यूएसए से, अमेरिका से, और पद की शक्ति लिया गया ब्रिटेन से। आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। यह भारत का प्रथम नागरिक होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट, यानी राष्ट्रपति के लिए इस पोस्ट के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए। यह जन्म से नहीं, यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है कि जन्म से होना चाहिए, यानी कि सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जन्म से ही होना चाहिए। उसके बाद कहता है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इसका सदस्य नहीं हो, लाभ के पद पर ना हो। उसके बाद आगे करते हैं। आर्टिकल 58 के क्लोज 2 कहता है लाभ का पद को इसमें डिफाइन किया गया है। कहा गया है जैसे संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार एवं अन्य प्राधिकरण, इसमें कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी पर है, इसमें कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है तो वो लाभ के पद माना जाएगा। जैसे वेतन ले रहा हो, लाभ मिल रहा है, उसको सुरक्षा मिल रहा है, प्राधिकार मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को कहेंगे लाभ के पद पे हैं। उसके बाद संविधान में इसे लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 58 के क्लोज 2 में इसे रखा गया है। लेकिन बात करें अगर मंत्रिपरिषद की, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य सरकार के जो मंत्री हुआ, ये सब जो है लाभ के पद नहीं है। कोई भी नेता के जो पद है, यानी चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, संघ या राज्य सरकार के मंत्री हो, लाभ के पद नहीं होंगे। उसके बाद आगे कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अन्य योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार जो है आर्टिकल 71 का क्लोज 3 के तहत संसद को दिया गया है, कि राष्ट्रपति के अन्य जो क्वालिफिकेशन होगा वो आर्टिकल 71 का क्लोज 3 के तहत यह संसद को दिया गया है। संसद ने क्या किया, 1952 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत बनाया। इसमें कहा गया एक प्रस्तावक, एक अनुमोदक और 0 रुपये राशि, यानी पैसे नहीं लगेंगे। जो संसद ने क्या किया, 1952 का जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 जो बनाया गया, इसमें एक प्रस्तावक, एक अनुमोदक और 0 रुपये की राशि लगती थी। लेकिन यह आगे जाकर 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक और 2500 रुपये की राशि दे हो गया। यह आपका एक्ट 1974 वाला आया। इसके बाद 1997 में एक और एक्ट आया, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1997 में जो आया, उसमें कहा गया 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए, अब 15,000 रुपये जो होना चाहिए चेक के रूप में होना चाहिए, जो आरबीआई को दे हो। और इसमें कहा गया कि अगर आप
1/6 मत अगर प्राप्त नहीं करते हैं तो आपकी जो जमानत राशि है 15,000 रुपये उसे जब्त कर ली जाएगी, उसे वापस नहीं की जाएगी। उसके बाद कहता है आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो राष्ट्रपति के पद को वोट देने को मतदान इसे नहीं बोलते हैं। राष्ट्रपति का जो वोट पड़ता है, जो वोट होता है उसे मतदान नहीं बोलते, इसको बोलते हैं निर्वाचक कहते हैं। जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सभी भाग लेंगे इसमें, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सभी भाग लेंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सभी भाग लेंगे, दिल्ली के पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित होंगे वो भाग लेंगे। इसमें यानी कहा गया कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। उसके बाद इसमें दिल्ली और पुडुचेरी जो है 70वें संविधान संशोधन 1992 से इसे जोड़ा गया। दिल्ली पुडुचेरी को 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। और यह इसने क्या किया, यह पहली बार जो चुनाव हुआ था 1992 में, इसमें इसने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन 1997 में जो KR नारायण का चुनाव हुआ उसमें पहली बार दिल्ली और पुडुचेरी ने पहली बार भाग लिया था। इसमें जो KR नारायण का चुनाव हुआ था उसमें पहली बार दिल्ली और पुडुचेरी ने भाग लिया। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत मना है, यानी कोई भी नॉमिनेटेड जो होगा वो इसमें भाग नहीं लेगा। और इसमें राज्य विधान परिषद में कोई भी इसे वोट नहीं करेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, यानी कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की रीति है कैसा होना चाहिए। इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मतलब सिंगल होना चाहिए। अनुपातिक पद्धति होता है, मतों के अनुपात के आधार पर होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए 50% +1 मत चाहिए। अगर आपको 50% +1 मत मिलता है तो आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसमें गुप्त मतदान होता है जो बिना किसी को दिखाए, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है यह। उसका कहता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है क्या? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, इसको बोलते हैं। इसमें मतदाता एकल यानी सिंगल होता है, उसकी पसंद के आधार पर एक से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। जैसे कि निर्वाचक को प्रथम मत देना बिल्कुल ज़रूरी होता है। निर्वाचक को प्रथम मत देना अनिवार्य होता है। यदि निर्वाचक पहले पसंद नहीं देगा, अगर निर्वाचक पहले पसंद नहीं देता तो मत को रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद कहता है नॉन ऑफ नोटा। नोटा क्या है? नोटा नॉन ऑफ एबव। राष्ट्रपति के निर्वाचन में नोटा का प्रयोग नहीं कर सकते आप, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में नोटा का प्रयोग नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो कराता है इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग कराता है। और इसमें होता क्या है, इसके पीठासीन अधिकारी जैसे लोकसभा या राज्यसभा के बारी बारी से सचिव आते रहते हैं। जो इलेक्शन कमीशन होगा इसमें पीठासीन अधिकारी जो होते हैं या तो लोकसभा के होंगे या राज्यसभा के होंगे। यह बारी बारी से आता है। एक बार अगर लोकसभा का अगर आएंगे तो दूसरी बार राज्यसभा के। उसके बाद है आपका 2022 में जो है आपका राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लिया था वह आपका राज्यसभा के सचिव पीठासीन अधिकारी थे। उसके बाद कहता हरिराम चौधरी ने सर्वाधिक 5 बार राष्ट्रपति का पर्चा भरा था। हरिराम चौधरी जो है सर्वाधिक बार राष्ट्रपति का पर्चा भरा था, 5 बार। अब तक 7 महिलाओं ने राष्ट्रपति का पर्चा भरा, जिसमें 2 महिला ही चुनाव जीती है। जिसमें 7 महिला में कृष्णा कुमार बनर्जी है, मनोहरा होलकर है, फूलचरण कौर है, लक्ष्मी सहगल है, प्रतिभा देवी पाटिल है, मीरा कुमार है और द्रौपदी मुर्मू है। जो कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जीती थी चुनाव और द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीती थी। उसके बाद भारत कहता है भारत में एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध चुने गए। भारत में सिर्फ एक बार बीवी गिरी के समय में द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी। जैसे कि द्वितीय चक्र की मतगणना कब होती है? जब क्या है 50% +1 मत अगर प्राप्त नहीं हो तो जिसका उससे सबसे नीचे वाला जिसको सबसे कम मतदान मिलता है उसके मतदान को वोट को सबसे ऊपर वाले मतदान में ऐड कर दिया जाता है। बीवी गिरी के राष्ट्रपति चुनाव में
द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी। मत जो होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के निर्वाचित एमएलए की संख्या गुना 1/1000। इसमें जो है 1971 की जनसंख्या का प्रयोग किया गया है। इसको क्या किया गया, 84वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 84वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 2026 तक जो है 2026 तक जनसंख्या के आधार वर्ष 1971 ही रहेंगे। 2026 तक जनसंख्या के जो आधार वर्ष रहेंगे 1971 ही रहेंगे। जैसे राष्ट्रपति चुनाव 2022 में बिहार के एक एमएलए का वोट का मूल्य जो था 173 था। भारत में सर्वाधिक एमएलए के वोट का मूल्य जो था यूपी का था 208। सबसे कम एमएलए के वोट का मूल्य जो था सिक्किम का था 7 था। हर राज्य के एमएलए का वोट का मूल्य अलग अलग होता है क्योंकि राज्य की जनसंख्या और विधान सभा सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में देश भर के विधायकों यानी एमएलए के वोटों का कुल मूल्य जो प्राप्त हुआ था 5,43,231 प्राप्त हुआ था। उसके बाद एक एमपी के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो एक एमपी के मत का मूल्य जो होता है देश के विधायकों के वोटों की संख्या कुल मूल्य, देश के विधायकों की वोटों का कुल मूल्य बटा भारत के निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या, जो आया था आपका 543,231/776 यह 700 लगभग आया था। सभी सांसद के मत का मूल्य बराबर होता है। सभी जो सांसद होता है सभी के सांसद का मत का मूल्य बराबर होता है। देश के कुल सांसदों के मत का मूल्य इस बार जो प्राप्त हुआ था 543,200। किसी राज्य की विधानसभा के भंग होने पर एमपी के पद खाली हो तो राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विवाद होता है तो आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। परिणाम आने के 30 दिन के अंदर, अगर परिणाम आने के 30 दिन के अंदर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील करना, कौन अपील कर सकता है, अपील उम्मीदवार स्वयं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव को रद्द कर सकता है। यदि चुनाव रद्द होता है तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया काम वैध होगा। अगर राष्ट्रपति अगर विवाद होता है, विवाद से लेकर जब तक उसका फैसला नहीं सुना जाता है उतना दिन के बीच में जो भी कार्य किया जाएगा वो वैध माना जाएगा। आर्टिकल 60 में कहता है राष्ट्रपति का शपथ दिलाने का जो कार्य करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। यह संविधान की रक्षा, प्रतिरक्षा और परिरक्षा की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान जो तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। तीसरी अनुसूची में जो भी शपथ का प्रावधान है वो राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है। आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 वर्ष होगा। शपथ ग्रहण करने से लेकर जब शपथ ग्रहण करता है उसके बाद उसे 5 वर्ष की अवधि तक रह सकते हैं। इसके अलावा उत्तराधिकारी के आने तक रह सकते हैं। राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले भी खत्म हो सकता है त्यागपत्र देने पर। त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। महाभियोग लगाकर भी राष्ट्रपति का पद खत्म किया जा सकता है। मृत्यु होने पर राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। उसका त्यागपत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। बीबी गिरी के समय में राष्ट्रपति के त्यागपत्र उपराष्ट्रपति सचिवालय को सौंपा था। यह लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दिया। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु अगर हो गया या महाभियोग लगता है या त्यागपत्र देता है तो आकस्मिक स्थिति में खाली हो जाता है तो इसे 6 महीने के अंदर भरना होगा। इसे 6 महीने के अंदर निर्वाचन होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे उसे राष्ट्रपति की सारी चीज़ें जितने भी फैसिलिटी हो दिया जाएगा। वेतन भी उनके अनुसार ही दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति के ना होने पर, अगर मान लो कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उपराष्ट्रपति ना होने पर मुख्य न्यायाधीश बैठेगा। मुख्य न्यायाधीश काम करेगा राष्ट्रपति का। और वो भी नहीं है तो सचिवालय, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर काम करेगा। संसद ने 1969 में नियम बनाकर यह प्रावधान किया कि भारत के राष्ट्रपति यह प्रावधान जो 1969 में नियम बनाकर प्रावधान किया गया था
जैसे कि भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु होने पर बीबी गिरी ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो एम हिदायतुल्लाह ने काजबाग राष्ट्रपति का रूप काम किया और इसने क्या किया, इसके बाद एम हिदायतुल्लाह ने भी राष्ट्रपति का पद का काम किया था। राष्ट्रपति पर कार्य करने वाला हर वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद की शपथ लेगा। राष्ट्रपति के पद पर चाहे एक दिन के लिए बैठे लेकिन उसे शपथ ग्रहण करना होगा। राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति की पद की सभी सुविधाएं प्राप्त होगी। उसका बाद महाभियोग। महाभियोग शब्द जो दिया गया आर्टिकल 56 के तहत दिया गया है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया जो है आपका आर्टिकल 61 के तहत है। महाभियोग शब्द जो है आर्टिकल 56 के तहत, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 के तहत। महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की जो प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो यह महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। संसद में किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, चाहे राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो। जिस सदन में कार्यवाही शुरू होगी उसे प्रथम सदन बोलेंगे। प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1/4 कुल संख्या के 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। प्रस्ताव पर चर्चा से लेकर 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन इसमें एजी को नहीं भेज सकता वो। इसके बाद कहता है सदन 2/3 कुल बहुमत कुल सदन संख्या के निर्वाचित और मनोनीत दोनों इसमें प्रस्ताव पारित होगा। इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है, दूसरे सदन में चली जाती है। प्रक्रिया दूसरे सदन में चली जाती है। दूसरे सदन को जांच समिति कहते हैं, यानी जांच सदन कहते हैं। दूसरे सदन को जांच सदन कहते हैं, जिसमें संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग की जांच करता है। और जब महाभियोग की जांच करता है दूसरा सदन यदि राष्ट्रपति को दोषी पाता है तो 2/3 कुल सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव को पारित करता है और राष्ट्रपति तुरंत हट जाते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं वो लोकसभा के सभी नामांकित हो या निर्वाचित हो, या राज्यसभा के नामांकित हो निर्वाचित सभी लोग महाभियोग में भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। भारत में अब तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के जैसे वेतन हो, भत्ता हो, सुविधाओं में कटौती नहीं की जाएगी।